तो बेसिक पिलर्स ओप्स के जो बताए थे, जिसमें आपका था इनहेरिटेंस, encapsulation, polymorphism. Inheritance is used for reusability. Encapsulation is used for security. How can we achieve inheritance? With the help of extends keyword, creating child and parent relationship within the class or between the classes or among the classes, you can say. Okay? So by this way we can achieve inheritance concept. So this was the one pillar of your OOPS. Second pillar is encapsulation. By using private keyword and with the help of interface as well as with the help of abstract class, we can achieve encapsulation concept. Encapsulation is also divided into two parts: tightly encapsulated class and normal encapsulation. Now we are going ahead with polymorphism. Polymorphism word itself says that poly plus morphism. Poly means many. Poly means many. Morphism means form. Morphism means form. Many form. Polymorphism is equal to many form. Okay? Name of the method is same, but its forms are many. नेम सेम रहेगा पर उसकी फॉर्म्स मैनी हो जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगी. ओके, आगे बढ़ते हैं. यस, polymorphism means many forms. Okay, so we are having polymorphism. Let me give you an example for the same. Yes, मान लो मेरे पास फ्लोट की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का कोई मेथड हुआ करता है. ठीक, तो मैं क्या करूँगा, मेथड का नाम जैसे कि हम नेमिंग कन्वेंशन अकॉर्डिंगली रखते हैं, तो मान लो मैंने रख दिया एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने वाले मेथड का नाम ABS, या एब्सोल्यूट पूरा ही रख दो या ABS रख दो. ठीक, अब ये मैंने मेथड बनाया और ये इसकी बॉडी बना दी. ये इसका पब्लिक वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हो, पब्लिक वॉइड या जो भी अगर आज का रिटर्न टाइप चाहते हो उस टाइप का रिटर्न टाइप. ठीक, आई थिंक दिस इज डन. मेथड का हो गया. और यहाँ कुछ आपने लाइन ऑफ कोड लिख दिया जो आपका कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के लाता होगा. जैसे मान लो 1.387967, इसका कोई एब्सोल्यूट वैल्यू 3 डिजिट तक हमें चाहिए था. तो 3 डिजिट तक एक हम नियम लगाते हैं ना, वही कि भाई अगर 5 से ज़्यादा होगा तो राउंड ऑफ करके उसको क्या करते हैं, एक जोड़ के बराबर में एक बना के बराबर में उस एक को जोड़ दे, और अगर 5 से कम है तो उसे 0 मान और बराबर में कुछ ना जोड़े. ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं भाई. जैसे कि मान लो ये मेरी कोई वैल्यू थी 1 पॉइंट, ये सब वैल्यू हैं. ठीक, मुझे चाहिए ये सारा दशमलव के 5 अंक तक बस, है ना. तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 पॉइंट, भाई ये तो ऐसी की ऐसी रह जाएंगे, 25 भी ऐसे की ऐसी रह जाएगा. ये 4 के ऊपर लेना है हमें डिसीजन. इस 4 के ऊपर डिसीजन लेने के लिए हमें देखना है कि ये वाला जो है और या इससे बराबर वाला, मान लो ये वाला 3 था या मान लो ये वाला 4 था, पर इसके बराबर वालों से देखते हैं क्या होता है. ये क्या है, 5 से ज़्यादा है तो ये अपने आप को खत्म कर लेगा और बराबर वाले को 1 बढ़ा देगा. ठीक, ऐसे ही तो होता था. ये 5 से ज़्यादा है तो ये अपने आप को खत्म कर लेगा और बराबर वाले को 1 दे देता था. ऐसा ही होता था. और ये अपने आप को खत्म कर लेगा क्योंकि ये खुद सेल्फ 5 है, तो 5 को भी हम क्या मानते थे, क्या कंसीडर करते थे, राउंड ऑफ करते वक्त 1 मान लिया करते थे और बराबर में उसको ये ऐसे कर दिया करता था. तो ये वैल्यू आपकी आई. ठीक, एब्सोल्यूट वैल्यू यही तो आई, यही आई. अब ये तो रहा आपका फ्लोट के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने वाला. ठीक, ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहा था फ्लोट के लिए. ठीक, मान लो मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए लॉन्ग के लिए. लॉन्ग के लिए चाहिए तब मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा. लॉन्ग
मान लो मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए इंट के लिए, तब मुझे ऐसे बनाना पड़ता है इसको, इंट, ठीक। मान लो मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए थी शॉर्ट के लिए, तब मुझे ऐसे बनाना पड़ता, शॉर्ट, ठीक। मान लो ऐसे 50 तरीके की मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने वाली चीजें होती मेरे हाथ में, ठीक है। तो क्या मैं 50 मेथड बनाता और फिर बना देता चलो एक बार को, पर जो इस्तेमाल करता है उसके लिए बड़ा हेक्टिक था। 50 मेथड याद रखना, 50 मेथड कौन याद करेगा? 50 मेथड याद रखना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए ये तो बड़ा बेवकूफ़ाना हरकत है कि भाई अलग अलग नाम के मेथड बना दिए हमने, ठीक। मान लो मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है होम लोन के लिए, ठीक। इंट कर दिया और CAL कैल कर दिया, होम लोन लगा दिया अंडरस्कोर कर दिया। मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है पर्सनल लोन के लिए, पर्सनल लोन का अलग बना दिया। मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एजुकेशन लोन के लिए, मुझे कार लोन के लिए करना है, भैया मुझे तो फिर बहुत सारे मेथड बनाने पड़ जाएंगे, पर्सनल लोन के लिए अलग बनाना पड़ जाएगा। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास आया पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। पॉलीमॉर्फिज्म कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको इतने सारे नाम याद रखने की, हम सिर्फ एक नाम बनाएंगे, आप उसके अंदर करना, ये जो फ्लोट वाली बातें जो करिए इसके अंदर डाल दो, इसके अंदर डाल दो और अंदर इसे इस्तेमाल कर लो जो आपने कोड लिखा है, बस। हाँ पता था मुझे एक आवाज़ आने वाली है। ऐसे करा, लॉन्ग अंदर डाल दो, इस लॉन्ग का अंदर यूज़ कर लो। सब मेथड के नाम देखो क्या है, दिख रहा है? मेथड के नाम तो दिख रहे हैं, क्या है मेथड का नाम? सभी मेथड का नाम ABS है, और एक मेथड का नाम याद रखना तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। किसी एक मेथड का नाम याद रख लो और पता है जिस तरह की हमें वैल्यू डालनी है उसे अंदर डाल दो, बस वो अपने आप ही समझ जाएगा कौन सा वाला कॉल कराना चाह रहा है। हमें भी ये भी ध्यान नहीं रखना कि कौन सी वैल्यू है, हमें तो सिर्फ आज़ादी है कि कुछ भी डालो अंदर, ही अपने आप करके लाएगा, ठीक। मेरे को इंट डालना है इंट डालूँ, मुझे फ्लोट डालना है फ्लोट डालूँ अंदर, मुझे डबल डालना है डबल डालूँ, मेरी मर्जी। नाम एक ही रहेगा, नाम क्या रहेगा? ABS। ABS ABS नाम रहा, काम चल गया। अब ये ABS नाम का मेथड तो है, पर इस ABS मेथड से हमने कह दिया कि तुम्हें तो भैया फ्लोट के ऊपर भी काम करना है, तुम्हें भैया ये लॉन्ग के ऊपर भी काम करना है, तुम्हें इंट के ऊपर भी काम करना है, तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड डालते गए हम। इस एक्स्ट्रा लोड को हम क्या कहते हैं? ओवर लोडिंग। इस एक्स्ट्रा लोड को ही हम क्या कहते हैं? ओवर लोडिंग। ये जो हमने इस ABS नाम के मेथड को एक्स्ट्रा काम करने को दे दिए कि भैया आप ये भी करिए ये भी करिए ये भी करिए, इस एक्स्ट्रा काम करने को ही हम क्या कहते हैं? ओवरलोडिंग। मेथड नाम एक ही है पर काम बहुत सारे करा रहा है, ठीक। मेथड नेम सेम बट पैरामीटर्स आर डिफरेंट, दैट कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट ओवरलोडिंग। मेथड नेम सेम बट पैरामीटर्स आर डिफरेंट, दैट इज नथिंग बट ओवरलोडिंग। ओके, यहां तक समझ में आया? एक ही क्लास के अंदर रखो, जैसे आपका मन कर रहा है रखो, तो क्लास में रखो जैसे आपका मन रखा, पैरामीटर डिफरेंट। ठीक है, किसी को कोई इशू? अब आ जाते हैं, थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बना लें। बड़े संभल के मार रहा हूँ उंगलियां। मैंने तो बताया भी था आपको, लैपटॉप आपका 10 20 50 साल तक भी चल सकता है, बताया था ना। कहा था संदूक में रख दो किसी मखमल के कपड़े में लपेट के। चलो कुछ चित्र वित्र सा बना लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का, जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक। चलो polymorphism. Polymorphism is divided into two parts.
दो पार्ट में ये डिवाइड किया गया है पॉलीमॉर्फिज्म को, ठीक। पॉलीमॉर्फिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. One part is known as your you can say compile time polymorphism, static polymorphism और early binding. तो मैं तीनों ही नाम लिख दे रहा हूँ. compile time polymorphism आप खुद लिख लेना, या static binding, इसे binding शब्द में लिख देता हूँ, वैसे इसे static binding भी बोलते हैं, या एक और होता है या static polymorphism भी बोलते हैं. मैं नहीं लिख रहा, आप अपने हिसाब से binding या polymorphism लिख लेना, ठीक. या एक और होता है आपका early, यहाँ binding लगाना जरूरी है, early binding. ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्या कहलाएंगे? क्या बोलिएगा? बाइंडिंग तो लिख दी, ओह सॉरी जी नहीं लिखा ना, लो अर्ली बाइंडिंग. ओके, किसी को कोई इशू? अर्ली बाइंडिंग. आ जाते हैं हम इधर सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट ऑफ योर पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म और लेट बाइंडिंग. लेट बाइंडिंग, ठीक. ये तीनों तरीके के आपके दूसरे पार्ट हो. अब जो भी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है या अर्ली बाइंडिंग है या स्टैटिक बाइंडिंग है, इसको क्या कहते हैं? इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, ओवरलोडिंग एंड मेथड हाइडिंग. बताऊंगा मेथड हाइडिंग का कॉन्सेप्ट कब लग जाता है. देखने में आपको लगेगा कि ओवरराइडिंग हो रहा है, पर ओवरराइडिंग होगा नहीं, बता दूंगा आपको, ठीक है. क्या क्या होते हैं? ओवरलोडिंग एंड, अब ओवरलोडिंग तो अभी समझाया ही था, मेथड हाइडिंग. अब इसको भी, इसका भी कोई ना कोई नाम तो होगा ही, जैसे उसका नाम है, इसका नाम है, ये भी मैंने उस दिन आपको दिखा दिया था वैसे तो, लेकिन अब कर रहे हैं तो तरीके से और फिर करेंगे. ओवर राइडिंग. ये क्या कहलाएगा आपका? ओवर राइडिंग. ओवर राइडिंग कॉन्सेप्ट कम्स अंडर द लेट बाइंडिंग, और यू कैन से डायनेमिक बाइंडिंग, और you can say run time polymorphism. A complete is known as polymorphism. आप चाहे ओवर राइडिंग का नाम ले रहे हो तब भी पॉलीमॉर्फिज्म कहोगे, आप चाहे मेथड हाइडिंग कह रहे हो तब भी पॉलीमॉर्फिज्म कहोगे, आप चाहे ओवरलोडिंग कह रहे हो तब भी आप उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहोगे. और पॉलीमॉर्फिज्म itself says that poly plus morphism means many form of a method. ओके, ये शायद अभी देखा ही था हमने, एब्सोल्यूट वैल्यू नाम से हमने इतने सारे मेथड बनाए. आवाजें आ रही हैं रंग बिरंगी. यस, मेथड का नाम तो एक ही है, पर उसको एक्स्ट्रा लोड डाल दिया गया, एक्स्ट्रा लोड डाल दिया गया, उससे हमने एक्स्ट्रा काम ले लिया. तो क्या होगा? ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग, उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड डाल दिया, that concept is not nothing but overloading concept. getting or not? अब आप पूरे आज़ाद हो, एब्सोल्यूट वैल्यू मान लो ये आपका मेन मेथड है, मान लो ये आपका मेन मेथड है और इसके अंदर हम कोडिंग कर रहे हैं. यहाँ मान लो मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है और यहाँ मेरा मन कर रहा है तो मैं ये डालूँ, सॉरी मेरा मन कर रहा है तो मैं ये डाल दूँ, मेरा मन कर रहा है तो मैं कुछ और डाल दूँ, वो निकाल लाएगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये ऐसे करके ना मैं ऐसे डाल देता हूँ, ये लो, ऐसे ना करके मैं ऐसे डाल देता हूँ, ये लो, ठीक. वो अपने आप ही समझ जाएगा कि ये लॉन्ग है, डबल है या फ्लोट है या कैसा है, अपने आप समझ जाएगा और उसी हिसाब से मेथड रिजॉल्व करेगा और वहीं उसी मेथड के पास पहुंच जाएगा. उसके अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन देगा, जो भी डेफिनेशन उसकी कहती होगी कि भैया इस तरह से की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, उस तरह से वो कैलकुलेट कर देगा. अभी तो मैंने यहाँ वॉइड करा है और हो सकता है आपको वॉइड ना पसंद आ रहा हो, फ्लोट वाले के लिए आप क्या करोगे? फ्लोट कर दोगे. लॉन्ग वालों के लिए शायद आप लॉन्ग रिटर्न कराना चाहोगे, ऐसे ही तो करोगे भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू भी तो लोगे ना,
तो ऐसा भी आप कर सकते हो। यही है पॉलीमॉर्फिज्म और कुछ नहीं। इसका ऑब्जेक्ट थोड़ी बनता है, ऑब्जेक्ट तो क्लास का बनता है। इसका कैसे बनेगा? ये तो मेथड है। मेथड तो कॉल किए जाते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। डॉट लगाओ, कॉल हो जाएगा। ये लो, मान लो मेरी क्लास का नाम ही पॉलीमॉर्फिज्म था, और ये लो, ये सारे के सारे ये तो कितनी बार आपको समझ में आ जाना चाहिए, तब तक तो याद हो जाना चाहिए। पॉली, मान लो मेरी क्लास का नाम पॉली एम है, ठीक। मैंने पी करा और इस तरह से करा, न्यू करा और POLYM करा, और ये ऐसे करके कुछ डिज़ाइन सा बनाया, और बस इन सबको P डॉट कर करके इस्तेमाल कर लो। ये लो, कौन सी कुछ बड़ी बात हो गई? दैट्स इट। स्टैटिक कर दो, डायरेक्ट इस्तेमाल कर लो। कैसी भी वैल्यू पास करो, आपको ध्यान ही नहीं रखना, वो अपने आप ही करेगा ना सॉल्व। और क्या, क्योंकि सभी तरीके के उसके पास सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए है। मान लो होम लोन इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या पैरामीटर जाते होंगे? 2 पैरामीटर जाते होंगे। मान लो कि भाई लैंड का जितना भी एरिया आ रहा हो वो डाल दो, और जितना टेन्योर ये मांग रहा है, इतने पीरियड का लोन मांग रहा है, ये डाल दो। उस हिसाब से अंदर कैलकुलेट कर दो। होम लोन हो गया, कार लोन के हिसाब से कार की वैल्यूएशन डाल दो, और कार का जो है कितने टाइम पे ये मांग रहा है टेन्योर, वो डाल दो। ये 2 पैरामीटर डाल दो, समझ जाएगा। अच्छा, वैल्यूएशन पे टेन्योर, ये यानी कि कार वाले के पास जाना, वो अपने आप समझ जाएगा। समझ रहे हो ना? इस तरह से वो अपने आप किसी भी तरह के मेथड को कर सकते हो। मीन्स सेम नेम विद डिफरेंट बिहेवियर। सेम नेम विद डिफरेंट बिहेवियर इज नथिंग बट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म हम किस लिए करते हैं? फ्लैक्सिबिलिटी के लिए। अब हम फ्लैक्सिबल हैं, फ्लैक्सिबल, पूरी तरह से फ्लैक्सिबल हैं। हमें कोई रिजिडिटी नहीं चाहिए कि भैया याद करेंगे हम 50 मेथड, नहीं, हम फ्लैक्सिबल हैं। अंदर कुछ भी वैल्यू डालो, अपने आप करेगा। ठीक है? Polymorphism is used for flexibility. With the help of overriding and overloading concept, we can achieve what? Polymorphism. How can we achieve polymorphism? With the help of overriding or overloading concept, we can achieve what? Polymorphism. What is the main purpose of polymorphism? Flexibility is the main purpose of polymorphism. ठीक है? ये हो गया polymorphism का। एक, दो, और ये तीसरा। बताना जरा भाई, क्या क्या नाम थे? इनहेरिटेंस, ठीक, आ जाएगा। एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, लिख देते हैं। इनहेरिटेंस, क्लियर है? एनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, इनहेरिटेंस किस लिए होता है भैया? रीयूजेबिलिटी। अच्छा, इनकैप्सुलेशन किस लिए होता है भैया? सिक्योरिटी। पॉलीमॉर्फिज्म किस लिए होता है? फ्लैक्सिबिलिटी। इनहेरिटेंस किससे अचीव करी जाती है? विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंस कीवर्ड। विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंस कीवर्ड। इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव किया जाता है? प्राइवेट और इंटरफेस और apps. With the help of these all, we can achieve what? पॉलीमॉर्फिज्म कैसे करते हैं? ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग या मेथड। With the help of these all things, we can achieve what? Polymorphism. अब तो कुछ बचा ही नहीं। अगर इंटरव्यूअर ने आपसे गलती से भी ये क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट डू यू मीन बाय ओप्स, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, समझना आपका मनपसंद क्वेश्चन आ गया आपके पास, कम से कम आधे घंटे तक आप
लेकिन एक स्मार्ट इंटरव्यू जो देने वाला बंदा है उसकी भी स्मार्टनेस होती है। वो स्मार्टनेस क्या है? जो सबसे ज़्यादा अच्छा आता है उससे वो शुरुआत करता है और एक उससे भी अच्छा वाला रोक के रखता है, जो लास्ट करेगा, जिसमें अंत करेगा। बीच में कैसा भी डाल सकते हो। हाँ, मतलब शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सुनते ही उसको मज़ा आ जाना चाहिए इंटरव्यूअर को, अरे भाई अगर मेरी कंपनी में आ गया बंदा तो कितना फ़ायदा हो जाएगा हमें। और लास्ट में जाते जाते, क्योंकि वो आपकी रिपोर्ट कहीं और लिख के छाप के बताएगा, जाते जाते भी आप ऐसा छाप मार के जाओ उसके दिमाग में रह जाए, अच्छा यार ये भी उसने यहाँ तक भी बता दिया था। बीच में तो जहाँ सबको मालूम है, थोड़ा बहुत तो कोई भी अटकता है, समझ गए? तो इसलिए स्मार्ट इंटरव्यू देना भी एक कला है। आपको दिमाग में रखना चाहिए जो सबसे अच्छा आता है और जो सब उससे भी अच्छा आता है वो लास्ट के लिए बचा के रखो, सबसे अच्छा वाला बताओ और बीच में जैसा भी आ रहा है वो बोल दो, या कुछ ऐसी लाइनें रख दो लास्ट में बताने के लिए, वो सुनते ही इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, बस हो गया पॉलीमॉर्फिज्म खत्म। इसमें क्या बचा? हाँ, उसका प्रोग्राम बनाने बाकी रह गए, मतलब थियोरेटिकल पार्ट में बताओ। किसी को अगर कुछ समझना हो, अगर कोई इशू आ रहा हो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। ओवरलोडिंग और ओवर हाइडिंग कहाँ है? हाँ, मेथड हाइडिंग, हाँ अभी प्रोग्रामिंग कराऊंगा ना। ओवर राइडिंग भी अभी प्रोग्राम कराऊंगा, तब कराऊंगा, है ना। थ्योरी में मैं बता देता हूँ आपको। ओवरलोडिंग के अंदर क्या है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो, मीन टू से दैट वी आर गिविंग द एक्स्ट्रा रिस्पांसिबिलिटी टू दैट मेथड, दैट इज नथिंग बट ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट। ओके, ओवरराइडिंग इफ derived class या child class is not satisfied its parents class method, then child class will give its own definition for the same method. That concept is nothing but overriding. ठीक है? In overriding method signature will be same. We cannot change method signature. Method signature क्या होता है? मेथड का नाम और पैरामीटर। आप पैरामीटर्स को इधर उधर भी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। सब कहोगे इंट फ्लोट था, हमने फ्लोट इंट कर दिया, गड़बड़ हो गया, वैसे ही फिर ओवरराइडिंग नहीं रहा, बिल्कुल हूबहू सेम रहना चाहिए। इसलिए इसने कहा मेथड सिग्नेचर विल बी सेम। कहाँ? इन ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। ओवरराइडिंग मतलब कुछ राइट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा राइट कर रहे हैं। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट, हाँ एब्स्ट्रैक्ट में तो कुछ लिखा ही नहीं था, हमने राइट करा, है ना। दैट कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट ओवरराइडिंग। मेथड हाइडिंग, मेथड हाइडिंग मीन्स if child class method is hiding its parent class method, that concept is nothing but method hiding. How can we achieve this? With the help of static keyword in both the class methods, in parent class methods as well as in child class method. Getting or not? चाइल्ड क्लास में जो भी मेथड बनाया है उस मेथड को हमने अगर स्टैटिक कर रखा है, ठीक, क्या कर रखा है? स्टैटिक। वही मेथड हमने स्टैटिक कर रखा है चाइल्ड क्लास में भी, पर डेफिनेशन उसकी और इसकी अलग अलग है। हाँ, डेफिनेशन मतलब अंदर हम कुछ और करा रहे हैं चाइल्ड क्लास में, पेरेंट क्लास में कुछ और करा रहे हैं। देखने में तो लगेगा, क्या लगेगा देखने में? ओवरराइडिंग, क्योंकि सिग्नेचर वगैरह सब चीज सेम है, पर स्टैटिक होने की वजह से ये ओवरराइडिंग नहीं, मेथड हाइडिंग है। मेथड हाइडिंग हम इसलिए यूज करते हैं कि हम पेरेंट, देखो हमने इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लिया, परंतु सेम नेम का मेथड स्टैटिक चाइल्ड क्लास में पढ़ा है, पर हम उसको हाइड करना चाहते हैं, पेरेंट वाला ना आए और हमारे पास चाइल्ड वाला ही रहे। पेरेंट वाला ना आए हमारे पास, बट चाइल्ड वाला ही रहे। तो उस केस में हम मेथड हाइडिंग, हम पेरेंट क्लास के मेथड को हाइड कर दे रहे हैं चाइल्ड क्लास मेथड। तो ऑटोमेटिक हाइड हो जाता है, कैसे हो जाएगा? आप भी इसमें आते हैं, हाँ, एलिमेंट का मेथड बनाते हैं उसमें चाइल्ड में पेरेंट में भी, अब आप भी बनाते
बाध्यता आ गई ना, ऑब्जेक्ट बनाने पे बाध्यता आ गई। तो आपने स्टैटिक कर दिया तो ठीक है, आप नहीं बनाएंगे और क्या? हाँ दैट्स इट। अगर वही चीज हम वही चीज हम डायरेक्ट इस्तेमाल करना चाहें तो कैसे करें? विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट बनाने तक तो आप बता ही रहे हो, चलता आ रहा है। हम विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट भी ऐसा चाहते हैं, क्या कुछ कॉन्सेप्ट है ऐसा? उसके लिए तो स्टैटिक कीवर्ड रखा, उसके लिए ही स्टैटिक कीवर्ड रखा। गेटिंग और नॉट? भाई एक तरीके से तो हो रहा है हमारे पास ऑब्जेक्ट बना के कि भैया हमने तो ऑब्जेक्ट रख दिया, रेफरेंस अलग उसका रख दिया, तो उस केस में हमारे पास वो वाले मेथड नहीं आ रहे। फिर भी थोड़ा सा स्टैटिक क्लास का नाम दिखाना पड़ेगा ना उसमें, अगर स्टैटिक में क्यों? बिना ऑब्जेक्ट कर रहे हैं आप। मेरी ही क्लास है चाइल्ड क्लास, अब तो मैं डायरेक्ट नाम से इस्तेमाल करूंगा, तेरी प्रायोरिटी लोकल वाले को ही देने वाला है। वही अपनी क्लास में देगा ना। हाँ, अब पेरेंट वाले को देंगे तो हम तो पेरेंट वाले को चाहते ही नहीं, उसको तो हम हाइड करना चाह रहे हैं। तो आएगा सर, हम चाइल्ड वाले को हाइड करके पेरेंट वाले को चलाना चाहते हैं, तब तो फिर पेरेंट की क्लास नेम डॉट करके इस्तेमाल। तब तो ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं नहीं, स्टैटिक है तो स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट की क्लास नेम डॉट है। ये तो सर बताना पड़ेगा कि आप मतलब रिलेशन भी दिखा रहे हो, उठा भी उसी को रहे हैं। तो तभी तो इसको सिर्फ मेथड हाइडिंग कहा है कि हम मेथड हाइड करना चाह रहे हैं बस, और कुछ नहीं। जब पेरेंट क्लास में लिखिए तो उसको मालूम फंक्शन उसी के आएंगे सब। ऑब्वियसली भाई हम फोर्सफुली उसी को इस्तेमाल कर रहे हो तो कुछ ना कुछ बताना तो पड़ेगा ना कि भाई वो वाला, तो बताना तो पड़ेगा। इस्तेमाल कैसे करोगे? बिना वो बताए तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। यही तो मेथड हिडन है जो हमारा चाइल्ड, देखो चाइल्ड क्लास अगर उस मेथड को हाइड कर रही है तो दैट मेथड इन पेरेंट क्लास, जो भी मेथड पेरेंट क्लास में अवेलेबल है, वो कहेगा मेथड हिडन या हिडन मेथड, हिडन बाय इट्स चाइल्ड, हिडन बाय इट्स चाइल्ड, दैट मेथड इज हिडन बाय इट्स चाइल्ड, दैट इज नथिंग बट मेथड। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ, इम्प्लीमेंटेशन डिराइव्ड क्लास अपने अकॉर्डिंग करेगी, अभी बना के दिखाएंगे। और हाँ, जो भी क्लास एक्सटेंड करेगी वो करेगी, एक्सटेंड तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो उनके बीच में वो पॉलीमॉर्फिज्म वाला कांसेप्ट आएगा। और कहीं और करोगे तो वो तो सेपरेट क्लास कहला जाएगी और उसे कुछ लेना ही देना नहीं उनसे, तो सेपरेट क्लास कहलाएगी। उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप होनी चाहिए। हाँ, ये भी मैं बताऊंगा कब रेफरेंस के द्वारा होता है और कब ऑब्जेक्ट के, यहाँ मैंने दो शब्द इस्तेमाल करे हैं ना, अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग, ऐसे थोड़ी लिखवा दिया। जहां पर भी रेफरेंस के दम पे होता है वहां होता है अर्ली बाइंडिंग, जहां पर भी ऑब्जेक्ट के दम पे होता है लेट बाइंडिंग। ठीक है, वो भी बताएंगे। ठीक, यहां तक किसी को कोई इशू? चलो आगे बढ़े, बोलिएगा। हाँ जी, परिभाषा ही तो बोलिए मैंने अभी इतनी देर से, और क्या बोल रहे हैं? अच्छा लिख दूं, ओके, ये लो भाई। चलो, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक, सेम नेम विद different form, same name with different form, this concept is nothing but polymer. It is divided into two parts, overloading and overriding. Overloading, overloading, same name but same method name, same method name but different parameters is nothing but overloading. Overriding, ओवरराइडिंग, बाइंडिंग नहीं होता, कुछ जो होता है वो बताऊंगा। ठीक है, ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट, ठीक, ओवरलोडिंग हो गया, देन वी आर
और मेथड क्या जो रिटर्न टाइप होती है, क्या उनके बीच में भी हमें ध्यान देना है या नहीं देना, या मेथड की जो पैरामीटर्स हैं उनके सीक्वेंस में भी हमें ध्यान देना है नहीं देना, या मेथड का जो स्कोप है, पब्लिक है तो पब्लिक ही रहेगा या नहीं रहेगा, प्राइवेट है तो प्राइवेट रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक। दैट इज मतलब एक्स्ट्रा थिंग्स फॉर विद दिस ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट we have to take extra care. Okay, so whatever available in parent class, whatever available in parents class by default all are available to its child class, okay, but child class is not satisfied with its parents class methods, so child class will give its own definition. Take this concept is nothing but overriding. Overriding. ठीक, अब बताइएगा कुछ पूछना है? मेथड हाइडिंग, लो मेथड हाइडिंग विद द हेल्प ऑफ, हाँ हिडन मेथड इसको नहीं कहते, पेरेंट क्लास में जो अवेलेबल मेथड है उसे हिडन मेथड, चाइल्ड क्लास के लिए, हाँ वो दिखेगा। विद द हेल्प ऑफ static keyword, if we are giving different definition to definition of parents class methods, this concept is nothing but क्या है? मेथड हाइडिंग, ठीक। ओवरलोडिंग ऑल्सो नोन एज, यहां लिख दो, भूल गया मैं लिखना, ओवरलोडिंग इज ऑल्सो नोन एज क्या? अर्ली बाइंडिंग और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और स्टैटिक बाइंडिंग, ठीक। आ जाते हैं इधर, overriding is also known as late binding or runtime polymorphism और डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिकली बाइंडिंग होता है, ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है, जब तक ऑब्जेक्ट का पता ना चले कि कौन सा है, किस टाइप का है, तब तक इसे पता ही नहीं चलेगा मुझे कैसे रिजॉल्व करना है। गेटिंग नॉट? यहाँ ऑब्जेक्ट जो भी हो यहाँ स्टैटिक है, क्योंकि हमने रेफरेंस टाइप जिस तरह का रख रखा है वो तो उसी को मान लेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई सा भी ऑब्जेक्ट ला कर रख दो, ठीक है। मेथड रिजोल्यूशन इज बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइप, कहाँ पर? यहाँ पर। मेथड रिजोल्यूशन इज बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइप, अब मेथड रिजोल्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट टाइप।
बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट टाइप। दो ही पार्ट है, इसके अलावा और कोई तीसरा पार्ट ही नहीं। इक्वल बचा, उसके ऊपर कुछ नहीं। क्लियर है? इक्वल के दो होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। आप राइट साइड में हमेशा रखते होंगे ऑब्जेक्ट और लेफ्ट साइड में रखते होंगे आप रेफरेंस टाइप। ऐसे ही करते हो ना? दैट्स इट। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई इशू? हाँ जी, ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग बता देता हूं, देखो। चलो, कहाँ गया आपका इक्लिप्स? मुझे ऐसा लगता है पहले ओवरलोडिंग से स्टार्ट कराते हैं। अब वैसे डेफिनेशन पूछना चाहते हो तो डेफिनेशन तो बता दूंगा, लेकिन प्रोग्राम करके तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। ओवरलोडिंग से स्टार्ट करिए, डेफिनेशन तो वहीं से करते हैं। हाँ, डेफिनेशन समझा दें। मेथड हाइडिंग को क्या लेट बाइंडिंग कैसे कह देंगे? वो तो स्टैटिक है, स्टैटिक तो फिक्स है ना भाई? स्टैटिक कीवर्ड से उसे पहले ही फिक्स कर दिया, तो लेट कैसे हो सकता है? वो अर्ली क्यों नहीं हुआ? किसने मना करा? अर्ली तो किसी ने मना ही नहीं किया, वो तो कहा ही है हमने। ठीक है? हाँ, ये वाली लाइन अगर आप चाहते हो तो इसके लिए भी लिख दो। हाँ हाँ हाँ, ये सब तीनों चीजें उसके अंदर आती है ना, कंपाइल टाइम पे और रन टाइम के अंदर। आपने ये बता दिया, ये सब उनके नाम से जाने जाते हैं। माय डियर, सबके आगे लिखा तो है कब कौन सा कंपाइल टाइम पे होगा, कब कौन सा रन टाइम पे होगा, सब लिखा तो है। ये देखो लिखा है, ये लिखा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मींस मेथड रिजोल्यूशन कब होगा, ये अभी तो बताया, अभी भी नहीं बताया। हाँ हाँ, कंपाइल टाइम में आता है मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड हाइडिंग। हाँ बता रहे हैं, हाँ, जबकि वो उसका पार्ट है कि वो जाना जाता है उसी नाम से। उस नाम से जाना भी जाता है। वो इंटरनल पार्ट है, उसके अंदर ये सब फॉर्म्स आते हैं। और क्या, उसको इन नामों से भी जाना जाता है। तभी तो लिखा है, ऐसा थोड़ी लिख दिया फ्री में। उसके अंतर्गत आता है भाई उसके अंतर्गत भी आएगा, उस नाम से भी जाना जाएगा। प्रोग्रामिंग जगत में तो ऐसे ही होगा, तभी बता रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं बता रहा। ठीक है? और इन सबको पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। अब मैंने ये भी तो कहा, इन सबको ये सब कुछ नहीं है पॉलीमॉर्फिज्म, और पॉलीमॉर्फिज्म के अंतर्गत भी आ रहे हैं और जाने भी जा रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। समझ रहे हो? यहाँ तक किसी को कोई इशू? ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब बात कर रहे थे शुभम की। शुभम, जो भी कुछ अगर मान लो पेरेंट क्लास के मेथड्स में लिखा है, चाइल्ड क्लास का मेथड, चाइल्ड क्लास का जो मेथड है वो चाइल्ड का चाहता है कि भैया मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस बात से, मैं अपने हिसाब से करूँ, तो वो क्या कहलाएगा? ओवर राइडिंग। जब एक्स्ट्रा कुछ चाइल्ड क्लास ने कर दिया, वो क्या कहलाएगा? ओवर राइडिंग। ठीक, क्लियर है? मान लो शुभम, आपके पिता ने एक विला बनाया, विला, घर बनाया, ठीक, होटल बनाया, होटल, होटल, ठीक, एक होटल बनाया। अब तो समझ में आ रहा होगा सबको? होटल बनाया, उस होटल का नाम रख दे होटल ताज। ठीक है? अब वहाँ होटल ताज में इनके पिता के हिसाब से चलता था, चल रहा है। शुभम को वो तो वैसे भी विरासत में मिलने ही वाला है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है आपस में। ठीक, वट एवर इज देयर इन पेरेंट क्लास ऑटोमेटिकली अवेलेबल टू इट्स चाइल्ड क्लास, है ना? शुभम को ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो गया होता ताज होटल। परंतु शुभम ने देखा कि ये तो यार कचौड़ी, आलू की सब्जी और जलेबी, ये तो पुराना जमाना हो गया, अब तो लोग चाहते हैं पिज्ज़ा, अब तो लोग चाहते हैं बर्गर। मेरे होटल ताज में ये काम भी चले, पिज़्ज़ा भी, बर्गर भी। और शुभम ने देखा नॉन वेज खाने वालों की भी चाहत बहुत ज़्यादा है, ये भी चलाओ। पिताजी तो अपने हिसाब से कर रहा था शुभम ने। और इसी चीज़ के अंदर जैसे उन्होंने कुकिंग आइटम में सिर्फ एक ही रख रखी थी, पर शुभम ने कुकिंग आइटम में अपने हिसाब से डेफिनेशन दे दी, नहीं भैया ये भी है हमारे पास, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे शुभम उस चीज़ से। हाँ, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे? ओवर राइडिंग।
ठीक। मान लो शुभम के पिताजी ने बचपन में ही तय कर लिया था कि शुभम की शादी करने के लिए मैंने एक मेथड बना रखा है जिसमें नयनतारा नाम की एक लड़की से शादी करेंगे। पर शुभम जब जब बड़े हुए उन्होंने देखा यार ये तो मेरे को सुंदर नहीं लग रही। शुभम ने कहा कि नहीं, ये वाले को मैं ओवरराइड करना चाहता हूँ, शादी करूंगा, मेथड अप्लाई होगा, पर लड़की मेरे हिसाब से रहेगी। यानी शादी वाला मेथड तो रन होगा, ओवरराइड करके लड़की का नाम बदल देंगे ना। इन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं नयनतारा से नहीं सुब्बा लक्ष्मी से शादी करूंगा। अब भाई इस टाइम से पढ़ा रहा हूँ, वही नाम लेता हूँ, वही एग्जाम्पल देता हूँ, याद नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ओवर राइडिंग। ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया आपका, ओवर राइडिंग। क्लियर है? कोई इशू, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक, अब तो सबको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह, ये वाले एग्जाम्पल से हैं। चल रिकॉर्ड हो गया, अपने घर पे रोक के रखना कितनी देर तक, और क्या। माय डियर, ये रिकॉर्ड हो चुका है, देखो ना। मुझे कुछ और लिखना होगा तो ये लो भाई, ये लो, ठीक है। क्यों सेव करूं, आप अभी अपने कलम घिसो थोड़ा सा। कहाँ गया भाई इक्लिप्स, मुझे तो नहीं दिख रहा। अच्छा ये रहा, चलो ओवरलोडिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओवरलोडिंग की डेफिनेशन कोई रिपीट करेगा एक बार। टू मेथड्स आर सेड टू बी ओवरलोडेड इफ एंड ओनली इफ its parameters are different, same name but different parameters, that is nothing but overloading concept। ठीक है, अच्छा एक नाम आएगा कभी, इंटरव्यूअर ऐसे नहीं कह सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलोडेड मेथड। ओवरलोडेड मेथड, कुछ नहीं घबराना, उसी चीज को बोल देना बस। which method is already available, that is previous method, but if we are giving another definition with different argument, that is overloaded method। ठीक है, नए नए शब्दों से आपको घबराने की कोशिश करेगा इंटरव्यूअर, और आप घबराना मत। ये मिटा दूं ना, किसी काम का तो लग नहीं रहा मुझे अब। अच्छा अच्छा अच्छा, हम तो आज ओवरलोडिंग कर रहे हैं ना, तो नया बना देते हैं, सब बंद कर देते हैं। एक पैकेज बना लें, पॉलीमॉर्फिज्म, पैकेज नेम डिस्करेज बता रहा है। अभी आधे से ज़्यादा लोगों को ये भी नहीं पता होगा मुझे तो लग रहा है कि डिस्करेज क्या चीज़ होती है। पैकेज नेम डिस्करेज पता है, देख रहे हो अब शांत हो गए लोग। ओवरलोडिंग नहीं मालूम, मैं भी नहीं बता रहा, जब नहीं मालूम बताओ कितनी बार बता दिया, जब जब आता है ऐसा वाला चीज तभी बता देता हूँ, रिकॉर्ड भी हो गया होगा कितनी बार। मुझे नहीं मालूम, अपने आप समझो, अपने आप ढूंढो, ढूंढना मेरी सब क्लास में मिलेगा, सुनना शुरू करो आप वीडियो। चलो
नो आर्ग्यूमेंट मेथड, ठीक। ये एक और मेथड वन बना दिया हमने। सेम नेम का तो ऐसे हो नहीं सकता, सेम नेम और सेम पैरामीटर, ठीक। ये इंट आर्ग्यूमेंट पैरामीटर कर देते हैं, इंट आर्ग्यूमेंट पैरामीटर, और फिर ये कर देते हैं हम स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पैरामीटर, ठीक। इसको कर देते हैं स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पैरामीटर। ऐसे करके 4 5 8 10 25 चीज़ आप बना के देख लेना, ठीक। ये यहाँ यूज़ करते हैं अब इसको, ओवरलोडिंग का सैंपल, ठीक। ओवरलोडिंग सैंपल इज इक्वल टू न्यू ओवरलोडिंग सैंपल, ठीक। और ये बन गया इसका, देखो ये तो बना, ध्यान दो, ये तो बना ऑब्जेक्ट, और ये बना रेफरेंस वेरिएबल, और ये रेफरेंस वेरिएबल की टाइप, ठीक। चलो आगे बढ़े, ठीक। मेन मेथड में मैंने ये करा, और OLSMPL डॉट, मेरे मेथड का नाम है मेथड वन, मेथड वन, ठीक। ये मैंने इस्तेमाल करा और यहाँ मैं हेलो कर रहा हूँ, ठीक। कौन सा वाला रन होगा? स्ट्रिंग वाला रन हो जाएगा। कौन सा रन होगा? स्ट्रिंग वाला रन हो जाएगा। देखो स्ट्रिंग वाला हो गया। यही वाला अगर मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे कर देता तो कौन सा रन होता? नो आर्ग्यूमेंट वाला। यही वाले में अगर मैं ऐसे कर देता तो कौन सा रन होता? मुझे कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी करना पड़ा, मेरा जो मन कर रहा है वही डाले जा रहा हूँ, अपने आप ही अपने हिसाब से कर रहा है। तो ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? और ये जो मेथड है ये क्या है? ओवरलोडेड मेथड। क्या है? ओवरलोडेड मेथड। ये क्या है? ओवरलोडेड। तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत धुंधला नहीं दिख रहा? ये थोड़ा सा साफ करो भाई इसको। हाँ हाँ भाई, चमक चमक सी थोड़ी सी। तो ये सब मेथड क्या कहलाएंगे आपके? ओवरलोडेड मेथड। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आपकी सॉल्व हो गई, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स था वो, सारे 40-50 मेथड का नाम याद रखना, और आपको सिर्फ एक मेथड का नाम याद रखना है, अपने हिसाब से जो मर्जी डालते रहो उसमें, वो अपने आप काम कर लेगा। तो क्या ऐसे ही होता है ओवरलोडिंग, और दूसरे तरीके से नहीं होता? देखें, क्या ये ओवरलोडिंग नहीं है? इंट कॉमा फ्लोट एफ, इंट एंड फ्लोट आर्ग्यूमेंट्स मेथड, ये भी ओवरलोडेड है। क्या करेंगे अब हम? नाम तो वही वाले यूज करें, OLSMPL, और डॉट मेथड भी वही नाम यूज करेंगे, लेकिन कर देंगे क्या, कुछ 1 2 1 पॉइंट, इस तरह से कुछ डाल दो, फ्लोट टाइप की चीज़ें तो फ्लोट डाल दो, ठीक। ठीक है, अब आप देखिएगा फ्लोट वाला कॉल हो जाएगा। ये भी तो ओवरलोडेड है, नाम तो वही रहा। और अगर आपका मन करे 25-30 आर्ग्यूमेंट करने का, 25-30 आर्ग्यूमेंट डाल दो, जरूरी थोड़ी दो ही। जैसा आपका काम कर रहा है दिमाग, या जैसा आपका उस टाइम पे ज़रूरत है, वैसे ही आप बनाते चले जाओ। उस तरीके की चीज़ों को हम क्या कहेंगे? ओवर लोडेड मेथड्स। और ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा? ओवरलोडिंग। और ये ओवरलोडिंग आता है किसके अंतर्गत? पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स सेम नेम विद डिफरेंट फॉर्म, सेम नेम विद डिफरेंट फॉर्म। अब काम की बात लिख देता हूँ, एक इसको मिटाऊँ, छोड़ो इसको नहीं मिटा रहे, ये लो एक, वो फिर नाराज हो जाएंगे, कहेंगे गाय को मिटा दिया, इसलिए सबका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ना। इन ओवरलोडिंग, ध्यान रखना, ओवरलोडिंग में कौन रिस्पॉन्सिबल है मेथड रिजोल्यूट करने के लिए? क्या नाम दिया था? कंपाइल टाइम या फिर रन टाइम? कंपाइल टाइम। तो कंपाइलर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इन ओवरलोडिंग कंपाइलर इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म क्या? मेथड रेजोल्यूशन, कि किस तरह से कौन से वाले मेथड को मुझे कॉल करना है, इस तरह के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? कंपाइलर, ठीक। तो हेंस ये भी कह सकते हो कि मेथड रिजोल्यूशन इज डन बाय कंपाइलर, या एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, या कंपाइल टाइम, ठीक।
also considered as compile time polymorphism और जब कभी भी चीजें कंपाइलर के ऊपर से निर्भर हैं। अरे सर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म स्टैटिक बाइंडिंग नाम बता दिए ना, इस तरह से इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज कर सकता है, बस नाम लिखवा दिए। ठीक, अर्ली